हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्यूचर साइट। जैसा कि आपको पता है कि हम वो टॉप 50 मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स कर रहे हैं जो कि यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते रहते हैं। ये टॉपिक्स इतने इंपॉर्टेंट हैं कि कोई भी एग्जाम्स ऐसा नहीं है जिसमें ये ना पूछे जाते हों। अब तक हमने 4 टॉपिक्स को कवर कर लिया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टॉपिक 5 में हम वो सभी लेजिस्लेशन कर रहे हैं जो कि ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन करने के लिए पारित किए थे। सबसे पहला ऐसा एक्ट लाया गया था 1773 में ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से भारत में शासन करने का अधिकार इनडायरेक्टली ब्रिटिश सरकार के हाथ में हो गया था और डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी शासन कर रही थी, तो इसको कंपनी का रूल बोला जाता है और ये 1858 तक चला था। आज की वीडियो में हम अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784 को कवर करेंगे। रेगुलेटिंग एक्ट को हमने इससे पहले वाली वीडियो में कवर कर लिया है, आप इस वीडियो को देख सकते हैं, आपको आई बटन में इसका लिंक मिल जाएगा। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781, पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784, ये एक्ट क्यों लाए गए थे, इसका ओवरव्यू ये है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ कमियां रह गई थी, उनको पूरा करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 2 बार इसमें चेंज करने के लिए 2 एक्ट लाए गए, अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 और पिट्स इंडिया एक्ट ऑफ 1784। 1781 का अमेंडिंग एक्ट, जिसको द एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोलते हैं, ये लाया गया था 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में डिफेक्ट्स जो है उनको रेक्टिफाई करने के लिए, कमियों को दूर करने के लिए। अब 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या क्या कमियां थी, देखिए जब आप 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि बंगाल के गवर्नर जनरल को काफी शक्तियां दे दी गई थी और इनडायरेक्टली, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो ब्रिटिश सरकार का ही आदमी था, तो ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल के माध्यम से यहाँ पे शासन कर रही थी। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के आधार पर ही 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करी गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के कार्यों को, उनके अधिकार क्षेत्रों को, उनकी क्या क्या पावर्स हैं, उनको क्लियरली डिफाइन नहीं किया गया था। और यही रीजन था कि 1780 तक आते आते दोनों में बहुत ही ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। कुछ मुद्दे ऐसे थे जिन पर सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देता था और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल अपना अलग डिसीजन दे देता था, तो दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे। और दूसरा रीजन था कि 1773 के एक्ट के बाद भी करप्शन पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकी थी। और तो मेन रीजन 1781 का अमेंडिंग एक्ट लाने का था गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों का बंटवारा, ये सबसे मेन मुद्दा था। तो अब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, जो कि ब्रिटिश सरकार का आदमी था, वो सब देख रहा था इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहे थे, तो गवर्नर जनरल ने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने इस मुद्दे को रखा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो कि 24 होते थे संख्या में और कंपनी को कंट्रोल करने के लिए जो थे, तो गवर्नर जनरल ने जो ये समस्या थी, जो इनमें कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था, इस मुद्दे को कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखा। फिर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास गए और ब्रिटिश सरकार के सामने उन्होंने इस मुद्दे को रखा। और तो फिर ब्रिटिश सरकार को लगा कि इनमें इतना कॉन्फ्लिक्ट है, इस सिचुएशन में तो भारत पर शासन किया ही नहीं जा सकता, इसमें तो शासन करना मुश्किल हो जाएगा। तो इस स्थिति का संज्ञान करने के लिए, देखने के लिए कि भारत में इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, तो ब्रिटिश सरकार ने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक कमेटी का गठन किया जिसका नाम था टॉचेट कमेटी। और इसी कमेटी की रिकमेंडेशन के आधार पर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 लाया गया, जिसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट भी बोला जाता था। और इसको लाने का मेन उद्देश्य यही था कि सुप्रीम कोर्ट और बंगाल का गवर्नर जनरल, इनकी पावर को क्लियरली डिफाइन करना। ठीक है, अब देखिए जैसा कि हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में देखा कि गवर्नर जनरल जो था वो ब्रिटिश सरकार का ही आदमी था, तो ऑब्वियसली ब्रिटिश सरकार गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही ज्यादा पावर देगी। तो 1781 के अमेंडिंग एक्ट के बाद गवर्नर जनरल ज्यादा पावरफुल हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा सुपीरियर हो गया। इसका मतलब क्या था कि सुप्रीम कोर्ट से कुछ ना कुछ शक्तियां छीनी होंगी, एक तरीके से हम ये कह सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही एक्चुअल में हुआ था। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधिकार क्षेत्र को बढ़ा दिया था और सुप्रीम कोर्ट को थोड़ा का जो अधिकार क्षेत्र है उसको कम कर दिया गया था। तो गवर्नर जनरल, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया। कहने का मतलब ये है कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो वही रहा, और जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के सबॉर्डिनेट ही रही, इसमें कोई चेंज नहीं। इस एक्ट में सुप्रीम कोर्ट की न्याय प्रणाली ब्रिटिश रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो ब्रिटिश सरकार है उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस के आधार पर रखी गई। ठीक है, तो इसमें पहला प्रोविजन क्या था, इट प्रोवाइडेड दैट द सुप्रीम कोर्ट
was to have jurisdiction over all the inhabitants of Calcutta। मतलब कलकत्ता में जितने भी inhabitants हैं, जितने भी लोग रहते हैं, उन वो सभी सुप्रीम कोर्ट के दायरे में आएंगे। इट ऑल्सो रिक्वायर्ड द कोर्ट टू एडमिनिस्टर द पर्सनल लॉज ऑफ द डिफेंडेंट्स, देयरफॉर हिंदूज वर टू बी ट्राइड अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। देखिए अब क्या बोल दिया गया सुप्रीम कोर्ट को कि आप सभी कानून, सभी चीज़ें अपनी मर्जी से नहीं करेंगे। अगर हिंदुओं से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उसको सुलझाने के लिए आप हिंदू लॉज को भी देखेंगे, और इसी तरीके से अगर मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड कोई मुद्दा है तो उसके लिए आप मोहम्मडन लॉ को देखेंगे। उसके बाद है इट एग्जम्प्टेड द गवर्नर जनरल and the council from the jurisdiction of the Supreme Court for the acts done by them in their official capacity। जो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्षेत्र था उसमें देखिए आप काफ़ी सारे इनसे छीन लिए गए। किसको एग्जम्प्ट कर दिया गया? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, और जो उसकी काउंसिल थी, जो कि 4 सदस्यों की काउंसिल होती थी, उसको अगर वो इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी में अगर वो कोई काम करते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में नहीं आएंगे। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था सुप्रीम कोर्ट के लिए, उससे ये शक्ति छीन ली गई थी। दूसरा, अगेन क्या एग्जम्प्ट किया गया? जो तरीके से जो कंपनी के सर्वेंट हैं उनको भी सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन से बाहर कर दिया गया। इट एग्जम्प्टेड द रेवेन्यू मैटर्स, सभी रेवेन्यू मैटर्स, आय से रिलेटेड, कर से रिलेटेड जितने भी मामले थे वो सुप्रीम कोर्ट के दायरे से बाहर कर दिए गए। एंड द मैटर्स अराइजिंग इन द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू के सभी मुद्दे और इसकी कलेक्शन करते टाइम जो मुद्दे उत्पन्न होते हैं उन सभी को सुप्रीम कोर्ट के दायरे में नहीं लाया जाएगा। वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है और उसकी काउंसिल है, वही इससे रिलेटेड डिसीजन लेंगे। इट लेट डाउन द अपील्स फ्रॉम द प्रोविंशियल कोर्ट्स। अगर प्रोविंशियल कोर्ट से, देखिए प्रोविंसेस में प्रोविंशियल कोर्ट होते थे और उनकी अपील गवर्नर जनरल इन काउंसिल के पास जाएगी, ना कि सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये भी नेगेटिव पॉइंट है। देखिए आप यहाँ से यहाँ तक देख सकते हैं कि कितना अधिकार क्षेत्र कम कर दिया था सुप्रीम कोर्ट का 1781 के रेगुलेटिंग एक्ट में, और ये एक्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सुपीरियर बनाता जा रहा था। इट एम्पावर्ड द गवर्नर जनरल इन काउंसिल टू फ्रेम रेगुलेशंस फॉर द प्रोविंशियल कोर्ट्स एंड काउंसिल। जो प्रोविंशियल कोर्ट्स थे, काउंसिल्स थे, उससे रिलेटेड भी रूल्स एंड रेगुलेशंस कौन फ्रेम करेगा? गवर्नर जनरल इन काउंसिल। ठीक है, तो इतना सब हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट से इतनी पावर्स छीन ली गई थी और गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को, उसकी काउंसिल को भी एग्जम्प्ट कर दिया गया था, कंपनी के ऑफिशियल्स को एग्जम्प्ट कर दिया गया था, सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र थे। तो क्या भारत में इतना सब किया जा रहा था तो क्या इंडियंस का कोई पार्टिसिपेशन था इसमें? देखिए ना तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भारतीयों का कोई पार्टिसिपेशन था और ना ही 1781 के अमेंडिंग एक्ट में, तो जीरो था। रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स इसमें ज्यादा चेंज नहीं किए गए थे। 1773 के एक्ट में बाकी जो कमियां थी उनको पिट्स इंडिया एक्ट 1784 लाकर पूरा किया गया। दिस वॉज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ ग्रेट ब्रिटेन इंटेंडेड टू एड्रेस द शॉर्टकमिंग्स ऑफ द रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इस एक्ट के मेन प्रोविजंस क्या क्या थे? सबसे पहला प्रोविजन था कंपनी के अधीन जो क्षेत्र थे उनको अब ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र कहा जाने लगा। The company's territories in India were for the first time called the British possessions in India। ठीक है, मतलब अभी तक जितने भी एरिया कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन थे, उनको अब कहा जाने लगा कि ये ब्रिटिश सरकार के अधीन है। ये पहला काम इस एक्ट में किया गया। दूसरा, द ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज गिवन द सुप्रीम या फिर डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द कंपनीज अफेयर्स एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। ये तो हम देख ही रहे हैं तब से कि कैसे ब्रिटिश गवर्नमेंट अपना कंट्रोल बढ़ाती जा रही है, किसके माध्यम से? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को पावरफुल बनाकर। द कंपनी बिकेम्स अ सबऑर्डिनेट टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, अनलाइक एज इन द प्रीवियस रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 वेयर द गवर्नमेंट ओनली शाउट टू रेगुलेट मैटर्स एंड नॉट टेक ओवर। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में क्या कहा था? ब्रिटिश सरकार एक एक्ट लाई थी जिसमें उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना और उसको रेगुलेट करना उसका मेन उद्देश्य था। लेकिन यहाँ तो ब्रिटिश सरकार अपनी खुद की इंटरफेरेंस को बढ़ाती जा रही थी। द एक्ट मैंडेटेड दैट ऑल सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिस्क्लोज देयर प्रॉपर्टी इन इंडिया एंड ब्रिटेन विद इन 2 months ऑफ देयर ज्वाइनिंग। मतलब जो भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स हैं, चाहे वो इंडिया से हैं या फिर ब्रिटेन से, 2 महीने के अंदर अंदर उन्हें अपनी सभी प्रॉपर्टी, उनके पास कितनी प्रॉपर्टी है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। ये प्रोविजन 1784 के एक्ट में किया गया था। गवर्नर जनरल, देखिए गवर्नर जनरल को वीटो पावर दे दी गई। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में हमने क्या पढ़ा था कि गवर्नर जनरल, जो बंगाल का गवर्नर जनरल है, उसको वीटो पावर नहीं थी। वो तभी वोट डाल सकता था जब टाई होता था दोनों में, क्योंकि काउंसिल में कितने मेंबर होते थे? 4 होते थे, और अगर टाई हो जाता था दोनों में
पक्ष विपक्ष दोनों समान हो जाते थे तो तभी गवर्नर बंगाल का गवर्नर जनरल वोट डाल सकता था। तो इस स्थिति में क्या होता था कि अगर बंगाल का गवर्नर जनरल यानी कि इनडायरेक्टली कौन, ब्रिटिश सरकार, अगर कोई लॉ पास करना चाहती थी तो वो चाहे तो भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि यहाँ पे सेम सेम हो जाते थे दोनों। अगर मान लिया काउंसिल में जैसे 4 मेंबर होते थे और 3 मेंबर एक तरफ और बंगाल का गवर्नर जनरल और ये एक मेंबर एक तरफ, ये विपक्ष में होते थे और ये पक्ष में होते थे। और अगर कोई ऐसा मुद्दा था कि बंगाल का गवर्नर जनरल लाना चाहता था, किसी लॉ को पास करना चाहता था, तो और ये तीनों एक साइड थे तो ये पास नहीं कर पाता था। ठीक है, इट मीन्स इसकी शक्ति थोड़ी सी कमजोर थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। तो फिर क्या सोचा ब्रिटिश सरकार ने कि ऐसा तो काम नहीं चलेगा, अगर ब्रिटिश सरकार को लॉ पास करवाना चाहती थी तो तब भी नहीं कर सकती थी। तो उन्होंने क्या किया कि काउंसिल को जितने मेंबर थे ना 4, उनको कम करके कितना कर दिया, 3 कर दिया। और एक और काम क्या किया कि बंगाल के गवर्नर जनरल को, जो अभी तक जब टाई होती थी तभी वोट देता था, अब उसको राइट ऑफ वीटो दे दिया गया और गवर्नर जनरल इस तरीके से पावरफुल हो गया। अब कोई भी मुद्दा, मान लिया कोई काउंसिल के 2 मेंबर एक तरफ हैं और एक जो मेंबर है वो गवर्नर जनरल के साथ है, ठीक है, तो इस तरीके से वीटो का यूज करके ये अपना मनमाना लॉ पास करवा सकता था। तो यही प्रोविजन किया गया 1784 के एक्ट में। द गवर्नर जनरल्स काउंसिल स्ट्रेंथ वाज रिड्यूस्ड टू 3 मेंबर्स, वन ऑफ 3 वुड बी द कमांडर इन चीफ ऑफ द ब्रिटिश क्राउन आर्मी इन इंडिया। और इन तीनों में से एक कमांडर इन चीफ होगा ब्रिटिश क्राउन की आर्मी का इंडिया में जो थी। ठीक है, और जो काउंसिल के मेंबर हैं जिनकी संख्या 4 से 3 कर दी गई थी, वो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी में भी घटाकर 3 कर दी गई थी इनकी संख्या, ये आप याद रखना। और बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसीज हैं, इसमें कोई चेंज नहीं किया गया, ये बंगाल की प्रेसिडेंसी के सबॉर्डिनेट ही रही। और कलकत्ता को जो ब्रिटिश अधिकृत क्षेत्र है भारत में उसकी राजधानी बना दिया गया। रेवेन्यू, सिविल एंड मिलिट्री अफेयर्स। दिस एक्ट मेड अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द कमर्शियल एंड पॉलिटिकल एक्टिविटीज। एक और मेन काम जो किया गया 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, वो ये किया गया कि कंपनी की व्यापारिक और जो राजनीतिक कार्य थे, कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1773 तक व्यापार कर रही थी, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में उसको क्या किया गया था, राजनीतिक कार्य भी उसको सौंप दिए गए थे, राजनीतिक पावर दे दी गई थी। और 1784 में क्या किया गया, इन कार्यों को अलग अलग कर दिया गया, सेपरेट कर दिया गया। इससे पहले ये एक ही कंपनी ही करती थी। अब व्यापारिक कार्यों के लिए तो इस तरीके से क्या किया गया, ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल हो गया, मतलब कमर्शियल व्यापारिक कार्यों को कोई और देखेगा और राजनीतिक कार्यों को कोई और। इस तरीके से डबल गवर्नमेंट का एस्टेब्लिशमेंट हुआ। एंड इन द ड्यूअल सिस्टम ऑफ कंट्रोल द कंपनी वाज रिप्रेजेंटेड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड द ब्रिटिश गवर्नमेंट बाय द बोर्ड ऑफ कंट्रोल। मतलब जो व्यापारिक कार्य थे वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कार्यों को देखेगी और राजनीतिक कार्यों को कौन देखेगी, ब्रिटिश गवर्नमेंट देखेगी। तो इन व्यापारिक कार्यों को करने के लिए कौन होता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स होते थे जो कि संख्या में 24 थे। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में भी थे, ठीक है। लेकिन अब एक नई इकाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल भी आ गया जो कि ब्रिटिश सरकार के ही आदमी थे। इसमें 6 मेंबर्स होते थे और ये अब राजनीतिक कार्यों को देख रहे थे। तो कमर्शियल अफेयर्स टू बी मैनेज्ड बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स 24 मेंबर्स इसमें होते थे और कमर्शियल एक्टिविटी जितने भी व्यापारिक गतिविधियां थी उनको देखते थे, लेकिन कंपनी की मोनोपोली को जारी रखा गया। पॉलिटिकल अफेयर्स एक न्यूली फॉर्म्ड बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देख रही थी। 6 मेंबर्स जिसमें थे और उसमें से एक था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि इस पूरे बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होता था, और एक चांसलर ऑफ द एक्सचेकर होता था और 4 प्रीवी काउंसलर्स इसमें होते थे। और जो 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था उसने एम्पावर किया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को टू सुपरवाइज एंड डायरेक्ट ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट और रेवेन्यूज ऑफ द ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया। मतलब जितने भी सिविल मामले थे, नागरिकों से रिलेटेड मामले थे, सैन्य मामले थे, नौसेना के मामले थे, वो सभी बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अंतर्गत आ गए। तो आप देख रहे हैं कि कैसे धीरे धीरे ब्रिटिश सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी से उसके अधिकारों को छीनती जा रही थी और खुद का कंट्रोल बढ़ाती जा रही थी भारत पर शासन करने में। और एक और प्रोविजन इस एक्ट में किया गया था, वो ये था कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर भारत में किसी भी राजाओं के साथ कोई संधि या फिर युद्ध करना चाहती थी, युद्ध का ऐलान करना चाहती थी, तो वो ब्रिटिश पार्लियामेंट की अनुमति से ही होते थे। मतलब उन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट की पहले अनुमति लेनी
जरूरी थी उनके लिए। तो ये था 1773 की रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उनको दूर करने के लिए लाया जाने वाला पिट्स इंडिया एक्ट और 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 1813 के चार्टर एक्ट को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग।